जय हिंद। देखिए, हम समझते हैं कि अरावली पर्वत को काटने के बाद कैसे उत्तराखंड में हर साल तबाही आएगी, मध्य प्रदेश की सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, यूपी और बिहार में बाढ़ आएगा, कैसे दिल्ली में जहाजों की लैंडिंग दिक्कत होगी, और दिल्ली कैसे एक बालू का कटोरा बन जाएगा। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत। यह एक मोड़दार पर्वत है और इसकी लंबाई गुजरात से लेकर हरियाणा दिल्ली तक जाती है। अरावली पर्वत दुनिया में सबसे पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है ये पहाड़ियां, और मोड़दार पर्वत है। और इसको हवाओं ने इतना घिसा है, इतना घिसा है कि आज ये थोड़ी मोड़ी पहाड़ियां कहीं कहीं बची हुई है। आप कभी कुंभलगढ़ का किला जाके देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मेवाड़ के और जो उधर के राजा थे वो कितने उनकी किले मजबूत होते थे। कभी चित्तौड़गढ़ का किला देखेंगे, इवन रायसीना हिल्स की पहाड़ी देखें, लाल किला तक का ये जो रायसीना दिल्ली बसा हुआ है, सब अरावली पहाड़ियों पर ही बसा हुआ है। अब अरावली पहाड़ियों में होता क्या है कि हरियाणा को अपने मन से माइनिंग कर लेता है, कहीं गुजरात में माइनिंग हो जाती है, कहीं राजस्थान में माइनिंग हो जाती है। तो बालू माफिया उन पत्थरों को तोड़कर, छोटे पत्थर बड़े पत्थर का तोड़ा तो सड़क में बेच दिए, मीडियम साइज का तोड़ दिया तो फर्श बना ढलैया करने में तोड़ दिए, उससे छोटा बजरी तोड़ा बालू बनाने एक महीन कर दिया तो बालू बन गया। तो ये पत्थर माफिया जो थे सब, इनको ऐसे ही कहीं जेसीबी लगा के, क्रशर मशीन लगा के तोड़ देते थे। तो हर राज्य परेशान थी। तो केंद्र सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, एक ऐसा नियम लाते हैं, ना अरावली रहेगी ना झमेला ही होगा यहाँ पर। तो एक नया नियम लाया गया और कहा गया कि जिन अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उन्हें हम अरावली मानेंगे ही नहीं। इस हिसाब से 93% अरावली पहाड़ियां की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। अब पहले ये नियम लाया जाएगा कि हम इन्हें अरावली मानेंगे नहीं, 2-3 साल बाद एक नियम आ जाएगा कि हम अरावली को संरक्षण करेंगे, अरावली कोई नहीं काट सकता है। उसके बाद माइनिंग चालू होगी। तो क्या भैया, तो हम अरावली थोड़े काट रहे हैं, 100 मीटर से नीचे को तो आपने 2 साल पहले ही कहा था, अरावली नहीं मान रहे। तो एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच है अरावली को उड़ाने का यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, एक इतना बड़ा ज्योग्राफी का मजाक उड़ाया लोग, और कैसे सुप्रीम कोर्ट मान लिया, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। दुनिया का कोई भी ज्योग्राफी वाले इंसान से पूछिएगा तो कहेगा कि भैया इस पहाड़ी की ऊंचाई नापनी है तो कितनी है। तो अब देखिए, इस पहाड़ी की ऊंचाई नापिएगा, इस पहाड़ से नापिएगा तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, यहाँ वाले से नापिएगा तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, नीचे से नापेंगे तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, यहाँ की पहाड़ी के हिसाब से नापिएगा तो इसकी ऊंचाई कुछ और आ जाएगी। तो भैया हम इस पहाड़ी की ऊंचाई कहां से नापे, कि नापने में भी तो झमेला है। जमीन से नापिएगा तो उसकी ऊंचाई कुछ और आ जाएगी। तो आखिर हम किसी भी चीज की जो जमीन पर है उसको कहां से नापते हैं? तो दुनिया में कोई भी चीज जो जमीन पर है उसकी ऊंचाई सी लेवल से नापते हैं। वो भी क्यों सी लेवल से नापते हैं? क्योंकि दुनिया का सारा समुद्र आपस में जुड़ा हुआ है, और जब पानी के दो अलग अलग तालाब या सोर्स को जोड़ देते हैं तो सबका लेवल बराबर हो जाता है। इसलिए आपको कोई भी ऊंचाई नापनी है तो इस सी लेवल से नापना है। अब इस पर्वत की चोटी नापना है तो इसी सी लेवल से नापिए, इसकी नापना है तो इसी सी लेवल से नापना पड़ेगा। दुनिया की किसी भी चीज की पहाड़ी की ऊंचाई नापनी है तो सी लेवल से नापना पड़ेगा। अरावली का जो तलहटी है वो ही 250 मीटर की ऊंचाई पे है। ये जो अरावली है ना, इसका जो पेंदी है ये खुद ही 250 मीटर की ऊंचाई पे है। तो इन्होंने कहा है कि ना ना, भूगोल गया भाड़ में, खान सर पढ़ाए अपना समझे अपन विद्यार्थी सबको, सुप्रीम कोर्ट ये सब नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम ये पेंदिए में से नापेंगे। कितना? तो 100 मीटर। अब जरा कल्पना कीजिए इस नियम का कितना खतरनाक दुरुपयोग होगा। मान के चलिए कि ये ऊंचाई जो है, इस पर्वत की ऊंचाई 105 मीटर है, 105 मीटर है। लेकिन खनन माफियों को लग गया कि इसके अंदर मार्बल छुपा है, संगमरमर छुपा है, इसको काट देते हैं। तो क्या करेंगे सब पता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया है कि इसकी ऊंचाई जमीन से नापनी है, 100 मीटर है, 105 मीटर है, तो इसे हम काट नहीं सकते हैं। एक काम करो, 50 ट्रक यहां पे बालू गिरा दो, 50 ट्रक बालू गिरा दो। अब नापो इसकी लंबाई, अब नापिएगा तो ये आ जाएगा 98 मीटर। लो, अब अरावली है ये नहीं है, तो नीचे मट्टी भरो अरावली उड़ाओ, नीचे मट्टी भरो अरावली उड़ाओ। ये कैसे सुप्रीम कोर्ट मान लिया, और सरकार कैसे ये बात मान ली कि ज्योग्राफी का आदमी मुंह ताकते रह गया टुकुर टुकुर, कि पूरी दुनिया में हम लोग पढ़ाए सुबह से शाम तक कि समुद्र तल से लंबाई नापी जाती है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग का लड़का हम लोग से सवाल पूछ रहा है, सब विद्यार्थी सब, ये सर आप पढ़ाए थे कि दुनिया में किसी भी चीज जो नेचुरल चीज है उसकी ऊंचाई नापने के लिए हम लोग सी लेवल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ये लोग करते क्यों हैं? जैसे यहां से इस पहाड़ को काटनी है
तो सी लेवल से, इस समुद्र तल से इस पहाड़ की ऊंचाई 250 मीटर से ज्यादा है। लेकिन नीचे से देखिएगा तो आपको लगेगा कि भैया ये तो 80 मीटर के आसपास है। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि समुद्र तल से नहीं नापेंगे, यहां से नापेंगे। अब इसको क्या करेंगे ये लोग, पहले तोड़ेंगे लोग, उसके बाद इस क्रशर मशीन में डालेंगे, बड़ा पत्थर बनाएंगे, बड़ा बड़ा, तो सड़क के नीचे बेचेंगे सड़क बनाने के लिए, और छोटा तोड़ेंगे तो घर की ढलैया में, और क्रश कर देंगे तो बालू हो जाएगा। तो पहले इतना बड़ा तोड़ो, फिर तोड़ा करो, ऐसे ऐसे करो। अब इनको पहाड़ मिलता कितना है, ऐसे ही तोड़ लो पूरा पहाड़। आप गिट्टी खरीदने जाइए, बालू खरीदने जाइए, बजरी खरीदने जाइए, आपको कितना महंगा मिलता है। एक इंसान मिडिल क्लास पूरी जिंदगी कमाता है ना, तो घर बनवा पाता है, बेटी की शादी कर पाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर पाता है। मुश्किल से वो गाड़ी खरीद लिया तो ठीक है, वो भी बढ़िया, बीमार पड़ा तो मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये लोग पहाड़ काट के अमीर हो जाते हैं, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं। कभी सोचे इन बिल्डिंगों का पत्थर कहाँ से आया, यहीं सबसे आता है। दिल्ली में कौन सा यमुना नदी से बालू निकलता है, वही अरावली काट के निकाल के बालू बना दो, उसी से ढलैया कर दो, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है। अरावली जिस दिन कट गया, जिस दिन ये अरावली पूरा कट जाएगा, आप कभी सोचिए, अरावली पर्वत जो ऐसे है, तो मानसून जब समुद्र से आता है तो मानसून को ये अरावली स्पीड ब्रेक का काम करती है, उसका स्पीड धीमा कर देती है। और ये मानसून उत्तराखंड में बड़ा धीमा जाके टकराता है, धीमी गति से। और अगर ये अरावली नहीं रहेगा, 2013 में यहां से आने वाली मानसून बहुत ज्यादा हाइट पे ऊपर निकली थी, जिस वजह से अरावली नहीं रोक पाई थी, तो उत्तराखंड में तबाही आ गया था, पूरा तहस नहस हो गया था, मानसून अचानक पहुंच गया था। और उत्तराखंड के आदमी शांति से बैठे, भाई दह जाओगे लोग यहाँ पे, बात समझिए, अरावली नहीं रहेगी तो कोई रोकने वाला नहीं है। 2013 के भूकंप में इतने लोग मरे थे, ये तो मंदिर बच गया, वो भी देखिए किस देवता का मंदिर था। हमको लगता है देवता का भी प्रभाव पड़ता है, कोई कम शक्तिशाली रहता तो नहीं हो बच पाता, इतना विशाल वहां था। तो महादेव का मंदिर है, कौन तोड़ सकता है। तो इस वजह से उतनी विशाल तबाही को भी रोक लिया। अब अरावली अगर हटा देंगे तो हर साल उत्तराखंड में तबाही आएगी। और इतना ही नहीं, सोच रहा हम यूपी बिहार वाले बाढ़ में डूब जाएंगे, कहेंगे कैसे। तो देखिए, अगर ये अरावली यहाँ है तो ये अरावली क्या करती है, यहाँ से जो बालू होता है वो उड़ के जाता है, तो मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच पाता है और इधर नहीं पहुंच पाता है। जब हम यहाँ पे अरावली को काट देंगे तो यहाँ से जो बालू उड़ेगा वो इन हिमालय पर्वत पे जाएगा। भारत के ऊपर ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है, और यहीं से गंगा यमुना नदियां निकलती हैं, घाघरा नदी निकलती है, सारी नदियां निकलती हैं जो आगे यूपी बिहार में जाती हैं। अब इनके ऊपर क्या है, फ्रेश बर्फ जमा होता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इन पे बर्फ जो होता है उसे शीशा की तरह उस रोशनी को चमका के उड़ा देता है, जिस वजह से बर्फ नहीं पिघल पाती है। लेकिन जब हम अरावली काट देंगे तो ये पूरा का पूरा बालू आके इसके ऊपर जमा हो जाएगा। बालू की खराबी क्या होती है, ऊष्मा सोख लेता है, इसलिए भूजा भूनने के टाइम ना बालू का यूज करते हैं, फट से गर्म हो जाएगा। तो जब इसके ऊपर बालू की एक लेयर जम जाएगी तो ये सूरज की रोशनी को चमका के परावर्तित रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बल्कि सोख लेगा। और जैसे ये सोखेगा, ये नीचे से ग्लेशियर पिघलना चालू होगा, और ग्लेशियर जब पिघलेंगे नीचे से तो ऊपर का ग्लेशियर अचानक टूट जाएगा। नीचे का बर्फ टूट गया तो ऊपर पिघल गया तो ऊपर का वेट से नीचे गिर जाएगा, और नदियों में अचानक से आएगा। जब नदियों में अचानक से आएगा तो पूरा उत्तराखंड तो पहाड़ पे है, तो वहां तो जोर से तबाही लाएगा। यूपी पार करते हुए पूरा बिहार आ जाएगा यहाँ पर, और ऐसे जलमग्न हो जाएगा यहाँ पूरा का पूरा। इतना भीषण प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली वाले लोग यहाँ से जो अरावली आती है तो इन अरावली के ऊपर घने जंगल है, और दिल्ली का 20% ऑक्सीजन सप्लाई अकेले अरावली करती है। अरावली पहाड़ी जो है वहां से धूल को दिल्ली पहुंचने से रोकती है। अगर अरावली काट दिए तो यहां से सीधे धूल दिल्ली पहुंचेगी। ये धूल दिल्ली पहुंचने के कारण बालू दिल्ली में पहुंच जाएगा, और दिल्ली में बालू बहुत जगह रेत रेत हो जाएगा, जिस वजह से वहां पार्क पे रेत देखने को मिलेगा, सड़कों के किनारे रेत देखने को मिलेगा। और ये रेत की खराबी, बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो दिल्ली में ठंडी के दिन में टेम्परेचर एकदम नीचे गिर जाएगा। और ये बालू की खराबी की, गर्मी से बहुत जल्दी गर्म होते हैं, तो गर्मी के दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो दिल्ली एकदम भयानक गर्म और एकदम भयानक ठंडा हो जाएगा। और वहां कोहरा तो छाता ही है, अब बालू का सैंड स्टॉर्म आएगा और पूरी बालू बालू हो जाएगी दिल्ली। जहाजों की लैंडिंग में बहुत बड़ी समस्या आएगी अगर ये अरावली काट दिया जाए तो, और प्लानिंग तो है ही है, काटने की कोई बचा नहीं सकता है। इसके अलावा ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, यहाँ भूमध्य सागर का पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है, और यहाँ से जेट स्ट्रीम नाम की हवाएं इन मानसून को आगे लेके आ जाती हैं, इन नमी को यहाँ ले आती हैं, और अरावली पर्वत से जब ये टकराती हैं तो अरावली पर्वत राजस्थान में बारिश करा देती है। और यही पर्वत है जो राजस्थान, जो थार मरुस्थल होते हुए भी वहाँ कीकर के पेड़ और बरगद, कुछ कुछ पेड़ ऐसे कटीले पेड़ बाकी मरुस्थलों की तुलना में ज़्यादा हैं।
और जिस दिन हम ये अरावली पर्वत ही हटा देंगे यहाँ से, ये मानसूनी हवाएं मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगी और विंध्याचल और सतपुड़ा से टकराएंगी। जब ये हवाएं मध्य प्रदेश में टकराएंगी, यहाँ से अरावली को पार करके, जब अरावली नहीं रहेगा तो मध्य प्रदेश में घुस जाएंगी। तो एक तो मध्य प्रदेश में ये अरावली है, इन बालू को रोकता है। जब इनको हटा देंगे ये पहाड़ को, तो एक तो बालू भी आ जाएगा और मध्य प्रदेश में ठंड के दिन में बारिश आएगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे जेट स्ट्रीम लाती है ठंड के दिन में, और ठंड के दिन में लाएगा तो मध्य प्रदेश में जो फसल होती है, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब चीज़ों की जो फसलें होंगी वो धीरे धीरे पूरा फूड साइकिल बर्बाद हो जाएगा। और जो सोयाबीन प्रदेश बोला जाता था और गेहूं के उत्पादन के लिए, ये सब बर्बाद होंगे अरावली कटने की वजह से। इसलिए अभी भी वक्त है, हम सबको अरावली के लिए लड़ना है। सारा स्टेट प्रभावित है। आखिर ये 100 मीटर की ऊंचाई सुप्रीम कोर्ट से हम कहते हैं आप समुद्र तल से मापिए ना, पूरी ज्योग्राफी में जो पढ़ाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज में कोई ना कोई तो ज्योग्राफी पढ़ा ही होगा। अब पता नहीं लॉ में ज्योग्राफी, ग्रेजुएशन मैट्रिक इंटर तक ज्योग्राफी पढ़े ही होंगे आप लोग, तो वहां तो पढ़िए। आप ये 100 मीटर ही लीजिए, लेकिन ये 100 मीटर समुद्र लेवल से लीजिए। ये बस ये कहना है यहाँ पे। अरावली पे ये प्रस्ताव था, क्या प्रस्ताव था कि गुजरात से लेके और पूरा पानीपत तक 1500 किलोमीटर की लंबाई में 5 किलोमीटर चौड़ाई तक, ये 5 किलोमीटर चौड़ाई तक जंगल लगाने थे। इसलिए तो मरुस्थल को रोकने के लिए, मरुस्थल को रोकने के लिए अजब हाल है। ये लोग पेड़, अरावली काट के पेड़ लगाएगा लोग, पेड़ अरावली काटेंगे ना तो बुर्ज खलीफा जैसा 1 लाख बिल्डिंग खड़ा करना पड़ेगा, तब वो बालू नहीं रुकने वाला है। ये पेड़ रोकेगा, अरावली काट के पेड़ लगाएंगे लोग यहाँ पे। कितना किलोमीटर? तो 5 किलोमीटर। सड़क के किनारे पेड़ नहीं लग रहा है तो पेड़ लगाएंगे लोग, ये लोग अरावली काट के। वाह यहाँ। और इतना ही नहीं, ये जो अरावली है यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं सब, जैसे साइबेरिया से सारस आ जाते हैं सब घाना या केवलादेव में। और ये अरावली पर्वत जो है, ये पर्वत ना होके पूरा जंगल का एरिया अरावली, बहुत ज्यादा घने और विशाल जंगल हैं, उसमें अलग अलग जीव जंतु रहते हैं। ये सब बेचारे विलुप्त हो जाएंगे। शहर में आएंगे लोग इन्हें मार देंगे, रह नहीं पाएंगे शहर में, प्रदूषण से मरेंगे, एक्सीडेंट होगा, किसी के घर में घुसेंगे, अगर ज़्यादा खतरनाक जानवर है तो पब्लिक को भी मारेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की आने वाली है, इसलिए हम लोग को इंतजार करना है। क्योंकि अरावली केवल पहाड़ नहीं है, बल्कि इन्हीं अरावली से 2 नदियाँ निकलती हैं, इधर में बनास निकलती है, इधर से लूनी नदी निकलती है। जब हम ये अरावली ही काट देंगे तो बनास और लूनी भी खत्म हो जाएगी। और अरावली पहाड़ियों के हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जहाँ पे हाइट कम है, वहाँ छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं यहाँ पे। इस वजह से वाटर लेवल जो होता है वो ज़्यादा नीचे नहीं भागता है। जिस दिन हम इसे काट देंगे पूरा वाटर लेवल भाग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ज्योग्राफी को देखिए और उसी हिसाब से नियम बनाइए। और इतना ही नहीं, अरावली के देखते रह गए हम लोग। इधर मध्य प्रदेश का सिंगरौली में 6 लाख पेड़ काट दिया गया, 6 लाख पेड़ काटा गया सिंगरौली में। काहे? तो इसको पेड़ को काट देना है भाई। कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट? जब मध्य प्रदेश में अटल सेतु बन रहा था तो 5 गुना पेड़ लगवाए थे। यहां भी तो कोयला के लिए काटा जा रहा है, 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। बिल्कुल आप कोयला निकालिए, लेकिन 6 लाख के बदले आप 5 गुना पेड़ लगवाइए। और जब वो पेड़ लगाएंगे तब तक किसी को कोयला खनन का अधिकार नहीं देना चाहिए। कंपनियां आएंगी, कोयला खनन करेंगी, बिजली बनाएंगी, सिंगरौली पूरा धुएं की चादर से लेट जाएगा। वो बिजली बना के अपने कमा के चली जाएंगी, यहाँ आके धनाढ़ हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि उद्योगपतियों को फायदा होना चाहिए। ये सोच रहा उद्योगपति कब लंदन बस जाता है तो पता नहीं चलता है। आज हम लोग उद्योगपति बोलते हैं ना कि देश के लिए अच्छा है, बिल्कुल देश के लिए उद्योगपति अच्छा है, लेकिन इस बात का कौन गारंटी वो लंदन जाके नहीं बसेगा? यहाँ तनी से कमाता अमेरिका जाके बस गया। जिंदगी भर हम लोग इसलिए उद्योगपतियों को अपना जंगल दिए, अपना पेड़ दिए, अपना कोयला दिए, अपना जमीन दिए कि उद्योगपति हैं, देश के लिए अच्छा है, देश से छोड़ के भाग जाता है सब। किसी भी उद्योगपति को कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एनटीपीसी के लिए दे दिया गया। सोनम वांगचुक यही ना कह रहे थे लद्दाख में भी खनन ना हो, इसलिए शेड्यूल 6 जारी कर दीजिए। अगर शेड्यूल 6 अगर कहीं लागू हो जाता है तो जब तक वहां के लोकल लोग नहीं बोलेंगे आप खनन नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो ये अरावली और ये सिंगरौली बहुत छोटी चीज है। जिस दिन लद्दाख कटेगा उस दिन देखिएगा सबसे ज्यादा मिनरल्स रिच लद्दाख में, सब काट कूट के खत्म कर दिया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का कहना है कि हमने कोई ऑर्डर पास नहीं किया अरावली को काटने के लिए, हम लिख के देते आगे टाइम पास हो गए यहाँ पे। अरे अभी ना नहीं दिए हैं, फिर दे देंगे यहाँ पे अरावली को। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया ज्योग्राफी को उलाट पलाट के, तो आपको ऑर्डर देने में क्या जाता है? फिर यहाँ खनन होगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट खुद से पूछे, भाई सुप्रीम कोर्ट को पता है कि नहीं है? अब सुप्रीम कोर्ट हमारे ही कहने पे आप मध्य प्रदेश राजस्थान हाई कोर्ट से देखिएगा 27,000
27,000 अवैध पहाड़ों का खनन हुआ है, अवैध खनन हुआ है 27,000। और जुर्माना जानते हैं कितना लगा है? 244 करोड़। माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप पता करा लीजिएगा अपने राजस्थान जयपुर हाई कोर्ट से, यहाँ पे पता ही होगा, पता नहीं गवर्नमेंट को पता है कि नहीं, यहाँ पता करा लेंगे यहाँ पे। और एफआईआर भी होती है। 250 करोड़ रुपए जुर्माना लगा है, कितना कमाया होगा सोचिए। आई होप आप समझे होंगे। और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा ऑफर अभी 50% यूपीएससी बैच में, हर एक पीसीएस बैच में, बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी में भी 50%, जेपीएससी में भी 50%, मध्य प्रदेश पीसीएस में भी 50%, यूपी पीसीएस में भी 50%, और आईएएस का ये आपका यूपीएससी में भी 50%। तो आपका बीपीएससी हो गया, आपके जो भी पीसीएस बैच, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीएससी, जेपीएससी, जितने कोर्स हैं इस पे न्यू ईयर के लिए 50% डिस्काउंट आज से ही स्टार्ट हो गया है। तो जो भी बच्चे, एक तो केजीएस की वैसे ही फीस बाकियों की तुलना में देखेंगे तो हम लोग बहुत कम कर देते हैं। और इसके बावजूद अगर आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। और अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते थे सर मेरा कहीं रिजल्ट नहीं होता था, तो कई बार वो ना किसी दूसरे बैच में, यूपी पीसीएस के बैच में चले गए, आज पता चलता है 4-4 जगह जॉब हो गया। वो कभी बीपीएससी जेपीएससी में गए, तो कई ऐसे बच्चे आए थे कि सर मेरा तो इस बार बीपीएससी में 1-2 नंबर से नहीं हुआ, लेकिन मेरा सचिवालय में हो गया, मेरा इसमें हो गया, इसमें हो गया। तो इससे फायदा क्या होता है इन बैचेस से कि एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है, उसमें सिलेक्शन अगर हो गया तो बेस्ट है। अदरवाइज में आपका नॉलेज इतना हो जाता है ना कि उसके नीचे के लेवल के 4-5 एग्जाम में आपका एक साथ रिजल्ट हो जाता है। तो ये वाले बच्चे लोग थोड़ा, आप लोग विशेष रूप से, अब चूंकि ये सीटें कम रह पाती हैं, हम लोग ज़्यादा मतलब सर्वर पे भी लोड ज़्यादा नहीं दे सकते, ऑलरेडी बैचेज भरे रहते हैं, आप सब इस चीज़ को जानते ही हैं। लेकिन बावजूद क्या है कि जो बच्चे थोड़े फाइनेंशियल वीक है उनको इस 50% ऑफर से बड़ा छूट मिल जाता है। और बिहार पुलिस वाले बच्चे, मकर संक्रांति के समय बिहार पुलिस का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच आ जाएगा। तो जो बच्चे सीरियस हैं बिहार पुलिस के लिए उनकी भी वैकेंसी है, मकर संक्रांति के समय ये भी बैच आ जाएगा। और रेलवे का ऑनलाइन ऑफलाइन ये भी बैच आएगा। ऑफलाइन में एक सुविधा ये है कि अब आप लोग कोई भी ट्रेड को सामने से पढ़ सकते हैं। तो एक बार थ्योरी का क्लास कीजिए, फिर लैब रूम में जाके प्रैक्टिकल क्लास कीजिए। तो अभी ये सारे बैचेज हैं। तो आई होप आप इस ऑफर का, जो भी बच्चे हैं वो 50% आप इसका जो ऑफर है इसमें अच्छे से आप लोग अपना सदुपयोग करेंगे और अपने जो सपना है जॉब लेने का उसे जरूर पूरा करेंगे। जय हिंद।